नमस्कार दोस्तों। आर्टिकल 22 की बात करेंगे और बहुत कॉमन आर्टिकल है। आप सबने इसकी गतिविधियों के बारे में भी सुना होगा और आर्टिकल 22 का जो स्रोत है हम उसको भी देखेंगे और किन मामलों पे ये बात करता है। आर्टिकल 22 जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, यानी कि सर्टेन केसेस की बात कर रहा है जब हमें अरेस्ट और डिटेंशन से जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यही 4 शब्द हैं, इसी 4 शब्दों पे ये आर्टिकल पूरा निर्भर करता है। पहला क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है उससे डिटेन किया जाएगा, किसी अभिरक्षा में रखा जाएगा बिना उसे इन्फॉर्म किए। यानी कि जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर रहे हैं उससे इन्फॉर्म करेंगे। किस बारे में इन्फॉर्म करेंगे? ग्राउंड्स, यानी मैं आपको जो डिटेन कर रहा हूँ, जो अरेस्ट कर रहा हूँ, वो किन आधारों पर कर रहा हूँ उसके बताए बिना ऐसी कोई गिरफ्तारी, ऐसा कोई भी निरोध नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सच अरेस्ट शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, यानी कि राइट टू कंसल्ट को भी डिनाई नहीं किया जाएगा। अब किससे कंसल्ट करेगा? तो जाहिर सी बात है लीगल प्रैक्टिशनर से अगर वो कंसल्ट करना चाह रहा है अपनी चॉइस के, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यानी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अवगत कराए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अपनी रुचि के जो लॉ या वकील है, विधि व्यवसायी है, उससे परामर्श और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 22 दो अधिकारों की बात करता है, गिरफ्तारी और निरोध में क्या है ऐसे बात, उसे आप कारणों से अवगत कराएंगे और दूसरी बात प्रतिरक्षा के अधिकार और परामर्श का जो उसका अधिकार है उससे भी वंचित नहीं करेंगे। यानी अगर आप मुझे कारण बता दे रहे हैं और मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील हम देंगे अपना बचाव करने के लिए या परामर्श करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। तो 2 अधिकार हो गए, परामर्श कराने के अपने वकील से और उसको बचाव का अधिकार मिलेगा और उसे जानकारी दी जाएगी कि आप किस कारण से इन्फॉर्म किया जाएगा, किस कारण से किन आधारों पर जो है आपको अरेस्ट या डिटेन किया गया है। अब दूसरी बात क्लॉज 2 की, यहाँ पर कह रहा है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे अरेस्ट और डिटेन किया गया है अभिरक्षा में है उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। और ऐसा मजिस्ट्रेट क्या होगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर अधिकारिता से मतलब नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, निरोध किया गया है, निरुद्ध किया गया है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। और ऐसी जो पीरियड है यानी कि कब लाया जाएगा, तो 24 घंटे के भीतर। अब इस 24 घंटे में हम क्या नहीं जोड़ेंगे? एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर शब्द आया ना एक्सक्लूडिंग पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऐसे किसी गिरफ्तारी में हम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख तो लाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस 24 घंटे के अंदर क्या हम नहीं जोड़ेंगे? तो यहाँ पर कह रहा है इस 24 घंटे में यात्रा के लिए जो समय है, जर्नी में जो समय आया है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने में ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर 24 घंटे मैंने गिरफ्तार किया किसी व्यक्ति को और उसको 24 घंटे पूछताछ की, फिर मैं मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे से ज़्यादा मैं रख नहीं सकता था, तो यात्रा करके मैं मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, इस यात्रा में मुझे 3 घंटे लगे, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कोई गिरफ्तार व्यक्ति कि ये तो 27 घंटे हो रहे हैं, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। तो 24 घंटे में यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है, वो अलग से है। इतनी बात ये कह रहा है। अब इसके साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, एक बार आर्टिकल दोबारा पढ़ते हैं। नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के बाद ही आगे का निर्णय होगा। हो सकता है कि उसको जो है इसके आगे भी दे दे, तो इससे आगे ले जाना है तो सबसे पहली प्रथम आवश्यकता क्या है? मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना। अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 कह रहा है कि हमने ऊपर जो बातें कह दी हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे 24 घंटे के भीतर और उसको आधार बताएंगे गिरफ्तारी का और वकील मुहैया कराएंगे, ये दोनों बातें किन 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी? तो यहाँ कह रहा है कोई अगर एनिमी एलियन है यानी शत्रु अन्य देशी,
कोई ऐसा निवासी है वो उस देश की नागरिकता रखता है जिसे हमने एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया है, उसको इसका संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे देश के साथ हमारी संबंध जो हैं इस समय बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। दोनों के बीच जो होता है वो हालात बेहतर नहीं हैं। जाहिर सी बात है, एनिमी स्टेट हर संभव कोशिश कर रहा है, सरकार के खिलाफ प्रयास कर रहा है, तो इससे हम ये सहूलियत नहीं देने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट है, इसी आधार पर कह रहा है कि हम ये जो सुविधाएं मिली, जो संरक्षण मिला है, वो किसी शत्रु अन्य देशी को यानी विदेशी नागरिक को जिससे हमारी दुश्मनी चल रही है उस देश से, उसको नहीं देंगे। क्लॉज बी कह रहा है ये मामला उन पर भी लागू नहीं होगा जिनकी गिरफ्तारी किस मामले में की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, यानी कि उनको आगे कुछ ऐसा कर बैठेंगे उससे रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है, यानी कि उन्हें रोका जाना, यानी कि निवारक निरोध में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो भी उसे ऊपर की दो उपधाराओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक निरोध, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 3 के क्लॉज बी यानी आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 के क्लॉज बी से शुरू हो रहा है और ये अंतिम तक यानी कि 22 क्लॉज 7 तक केवल इसी की बात होगी। अब निवारक निरोध की ही बात होगी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चौथा क्लॉज कह रहा है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल अथोराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ, यानी ऐसा कोई भी नो लॉ, कोई भी कानून क्या प्रोवाइड नहीं करेगा, निवारक निरोध में किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में नहीं रखा जाएगा और ऐसा कोई लॉ उसे प्राधिकृत नहीं करेगा ऐसा करने के लिए, सिवाय यहाँ लिखा है अनलेस, जब तक कि अधिकतम सीमा 3 महीने तो है किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की, लेकिन किस परिस्थिति में हम 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं उसकी बात नीचे की जा रही है। पहला कह रहा है यदि एडवाइज़री बोर्ड ये कह दे, तो एडवाइज़री बोर्ड यानी कि सलाहकार बोर्ड, अब सलाहकार बोर्ड ऐसा कह दे कि जो 3 महीने की अवधि है उसकी नज़र में क्या है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना, अपनी रिपोर्ट में दे, यहाँ लिखा न रिपोर्ट दे, उसमें कहे कि 3 महीने की जो अवधि है वो क्या है, पर्याप्त नहीं है और उसकी समाप्ति से पहले और उसको एक्सटेंड करना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्तियों से, अब ये कौन होंगे एडवाइज़री बोर्ड में, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही इसमें नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, यानी वो हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है ऐसा कोई व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। तो 3 मास की समाप्ति के पहले ये रिपोर्ट उनको मिल जानी चाहिए कि इस व्यक्ति को जिसको हमने डिटेन करके रखा है इसकी अवधि बढ़ा दी जाए, तो 3 महीने के अंदर ही हमें अप्लाई करना है और उस रिपोर्ट पे अगर हमको लग रहा है सफिशिएंट कॉज है, पर्याप्त कारण है, तो ही हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। लेकिन प्रोवाइज़ो क्या कह रहा है, प्रोवाइज़ो कह रहा है नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा तो हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी अवधि जो 3 महीने से ज़्यादा है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि संसद ने कोई कानून बनाकर निवारक निरोध में कोई अधिकतम सीमा तय कर दी है तो उसके पार चली जाए। अब आप जान रहे हैं निवारक निरोध से संबंधित हमारे कई एक्ट हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हमारा 1971 है। अब लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती इसी अधिनियम पे रख दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारा 1980 का है। और अगर बात करें तो यूएपीए जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है यूएपीए 1967 का जो एक्ट है, तो इन सब की बात कर रहा है। यानी कि जो प्रावधान निवारक निरोध में दिए गए हैं, एडवाइज़री बोर्ड 3 महीने से ज़्यादा जब उसे लगता है कि पर्याप्त कारण है बढ़ाने के, बढ़ा तो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा जितना संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ
ए बी ऑफ क्लॉज 7, तो ए और बी जो क्लॉज 7 में दिए गए हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए 5वां क्लॉज क्या कह रहा है, वेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय एनी लॉ providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such persons the ground on which the order has been made and shall afford him earliest opportunity of making representation, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 5वें में कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है उस आदेश के द्वारा जो लॉ प्रोवाइड करा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, यहाँ पर अथॉरिटी जो इस आदेश को कर रही है, द ऑर्डर, एक मिनट रुकिएगा, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स। अब हम अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, तो प्राधिकारी का क्या दायित्व है, कम्युनिकेट करेंगे उसको, क्या संसूचना देंगे ग्राउंड्स की, जिस आधार पर विच और पर्सन द ग्राउंड्स और विच द ऑर्डर हैज़ बीन एंड शैल अफोर्ड हिम अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी जिन आधारों पर ये बना हुआ है उसको भी हम देखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ग्राउंड्स को जिन पर ऐसा आदेश हुआ है, और उसको अवसर भी देंगे, उसको अपॉर्चुनिटी भी देंगे अपना प्रतिनिधित्व करने की, कि आपको जो बात कहनी है उसको आप हमारे सामने रख सकते हैं, अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर भी देंगे, हम संसूचना भी देंगे और उसको इस कम्युनिकेशन के बाद उसे अपने बचाव का अवसर भी देंगे कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा है, हमने कम्युनिकेट कर दिया है, अब तुम अपना वकील रखो, जो तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना है उसको रखो और अपना बचाव करो, क्योंकि हम चाहते हैं न्याय तभी होगा जब तुम्हें भी अपनी बात कहने के सर्वोत्तम अवसर मिल जाएंगे। अब 6वां क्लॉज क्या कह रहा है, कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 5 में हमने बात कर ली कि संसूचित करेंगे और अवसर भी देंगे, लेकिन क्लॉज 5 कह रहा है कि ये जो संसूचना की बात जो हमने की है ना कि आपको बताएंगे कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज़ करना सही नहीं लग रहा है हमें, यानी कि अगर हम नहीं चाहते कि प्रकट करें, क्यों, क्योंकि अगर हम आपको प्रकट कर देंगे कि आपको क्यों निरुद्ध किया गया है तो इससे लोकहित के विरुद्ध कोई काम हो सकता है, यानी कि ये बात पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती है। यानी आपको अगर हम कम्युनिकेट कर देंगे तो हो सकता है आप कोई ऐसी गतिविधि अपने लॉयर के साथ मिलकर कह दें जिससे हम आगे जो योजना बना रहे हैं, जो हम सभी को पकड़ना चाह रहे हैं वो ना पकड़ पाएँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लोकहित का मामला यहाँ लिखा है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हम चाहें तो संसूचना का जो अधिकार है ना उसको छीन लेंगे, उसको रोक देंगे कि नहीं यहाँ पर लोकहित प्रभावित हो जाएगा, तो आपके अधिकारों पर लोकहित ज़्यादा वेटेज रखता है। ये बात यहाँ 6वें से क्लियर हो गई। अब 7वां क्या कह रहा है, 7वें में केवल 3 चीज़ें हैं। संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, विहित कर सकती है संसद विधि बनाकर, क्या परिस्थितियाँ, अधिकतम पीरियड और क्या प्रक्रिया होगी, इन 3 चीज़ों को संसद कर सकती है विधि बनाकर। क्या परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक की अवधि के उपबंधों में सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी निरुद्ध किया जा सकता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें हम सलाहकार बोर्ड की जो आवश्यकता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। बी कह रहा है कि अधिकतम अवधि क्या होगी किसी वर्ग के मामले में कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकता है, कितने समय तक डिटेन कर सकते हैं, इसको भी संसद कानून बनाएगी। और सलाहकार बोर्ड द्वारा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ये भी संसद तय करेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारी संसद तय करेगी, यही बात आर्टिकल 22 कहता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये केवल बेयर की भाषा हो गई। आप जान रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो हमारे कॉलोनियल पीरियड में तो रेगुलेशन 3 आया था 1818 का, इसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919 था और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सुरक्षा अधिनियम 1939। तो अगर आप ध्यान दें तो रॉलेट एक्ट 1919 में जब आ रहा है तब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही है, डिफेंस ऑफ इंडिया भारत सुरक्षा अधिनियम जब आ रहा है तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है। तो परिस्थितियाँ कैसी हैं,
युद्ध में देश झुलसा हुआ है, युद्ध की चपेट में देश है। ऐसे में हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दे सकते जिससे कि हम इंटरनली भी जूझते रहें और फ्रंट पे तो हम जूझ ही रहे हैं। तो उसके लिए हम क्रैकडाउन या कुछ कठोर मापदंड तैयार करते हैं और उस पर काम करते हैं। इसकी बात ये कही है। अब देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होगा वो कौन से 3 मामलों पे होता है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और विदेशी मामले। लोक व्यवस्था का मतलब है जो हमारे व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में, यानी कि पब्लिक ऑर्डर में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी बात कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि लोक व्यवस्था छोड़ दें तो अगर राज्य की सुरक्षा और विदेशी मामले हैं तो ये तो सीधे समवर्ती सूची के लिस्ट 1 में, यानी कि केंद्रीय सूची के एंट्री 9 से शासित होते हैं। और इसके अलावा जो लोक व्यवस्था है वो तो भाग 3 यानी कि लिस्ट 3 जो समवर्ती सूची है उसके एंट्री 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। और हम बात कर रहे हैं इसमें हिरासत की। तो देखिए, हिरासत प्रिवेंटिव कब होगी? प्रिवेंटिव होती है और प्यूनिटिव होती है, यानी निवारक और दंडात्मक। तो जो नीचे के क्लॉज हमने पढ़े हैं 2 के यानी 3 के सबसे क्लॉज बी के बाद से, वो सीधे सीधे निवारक हिरासत की बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं। इतना आर्टिकल क्लियर करने के बाद ही आप केसेस को देखें। अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो केसेस अनिवार्य हो जाते हैं, और अगर आप देख रहे हैं इसे सिविल के पर्पज़ से, यानी कि पीसीएस और आईएएस के पर्पज़ से, तो इसमें आपको केसेस की उतनी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।